क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसे बनने के बाद सालों तक दर्शकों से दूर रखा जाए? एक ऐसी फिल्म जिसका नाम बदल दिया जाए, जिस पर दर्जनों नहीं बल्कि 127 कट लगाने की बात हो और जो रिलीज होने के कुछ ही समय बाद भारत में हटा दी जाए। आखिर ऐसा क्या था उस फिल्म में? क्या वो सिर्फ एक फिल्म थी या फिर इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की कहानी जिसके बारे में आज भी बहस जारी है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सतलुज फिल्म की नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब पंजाब गोलियों की आवाज, डर और अविश्वास के माहौल से गुजर रहा था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दावा किया कि उसने हजारों लापता लोगों का सच खोज निकाला है और फिर एक दिन वो खुद भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 1980 के दशक के पंजाब में। उस समय पंजाब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिना जाता था। खेती, व्यापार और मेहनतकश लोगों की वजह से इसे देश का अन्न भंडार कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे हालत बदलने लगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ने लगे। अलग अलग मांगों और असंतोष ने माहौल को और जटिल बना दिया। इसी दौरान कुछ उग्रवादी संगठनों ने अलग खालिस्तान की मांग को हिंसक रूप दे दिया। पुलिस, सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों पर हमले बढ़ने लगे। दूसरी ओर सरकार ने भी आतंकवाद को रोकने के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू किए। कुछ वर्षों तक पंजाब लगातार हिंसा की चपेट में रहा। बम धमाके, हत्याएं, अपहरण और मुठभेड़ों की खबरें आम हो गई। हजारों परिवार इन संघर्ष से प्रभावित हुए। सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया। इसी दौर में मानव अधिकार उल्लंघन और कथित फर्जित मुठभेड़ों के आरोप भी सामने आने लगे। इन्हीं आरोपों के बीच एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिससे सरकारी रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसका नाम क्या था, हम आगे जानते हैं। वो कोई बड़े नेता नहीं थे, ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे। शुरुआत में वे एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड देखे जिन्होंने उन्हें झकझोर दिया, तब उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब के कई स्मशान घाटों और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया। उनका दावा था कि बड़ी संख्या में ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया है जिसकी पहचान अज्ञात के रूप में दर्ज की गई थी। उन्होंने इन रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक मुद्दा बनाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। यही से उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ लोग उन्हें मानव अधिकारों का साहसी योद्धा मानते थे। वही कुछ लोगों का कहना था कि उस समय की परिस्थितियों को समझे बिना केवल एक पक्ष की कहानी नहीं देखी जा सकती। यही कारण है कि आज भी उस दौर को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। और इसी वास्तविक पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर वर्षों बाद एक फिल्म बनाई गई, पहले पंजाब 95 और उसके बाद सतलुज नाम से। लेकिन ये फिल्म इतनी विवादित क्यों हुई? आखिर इसमें ऐसा क्या दिखाया गया कि रिलीज से पहले ही इस पर लंबी बहस छिड़ गई? और क्यों इस फिल्म को लेकर सेंसर, सरकार और निर्माताओं के बीच टकराव की खबरें सामने आई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि जसवंत सिंह खालड़ा आखिर कौन थे, उनका बचपन कैसा था, वे एक सामान्य बैंक कर्मचारी से मानव अधिकार कार्यकर्ता कैसे बने और उन्हें ऐसा कौन सा सच मिला जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींच दिया। दोस्तों, किसी भी कहानी को समझने से पहले उसके नायक को समझना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इतिहास बदलने वाले लोग किसी बड़े राजनीतिक परिवार या ऊंचे पद से नहीं आते, बल्कि आम लोगों की तरह साधारण जीवन जीते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में रुचि रखते थे और समाज में हो रही घटनाओं पर ध्यान देते थे। उनका जीवन किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं था। वे एक सामान्य परिवार से थे और आगे चलकर बैंक में नौकरी करने लगे। उनके शादी परमजीत कौर से हुई। परिवार था, नौकरी थी और सामान्य जीवन चल रहा था। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में पंजाब जिस दौर से गुजर रहा था, उसने उनकी सोच पर गहरा असर डाला। उस समय पंजाब में हर दिन हिंसा की खबरें आती थी। एक तरफ उग्रवादी संगठन हमले कर रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद से निपटने के लिए बड़े अभियान चला रही थी। ऐसे माहौल में कई परिवारों का दावा था कि उनके बेटे या रिश्तेदार पुलिस हिरासत में लिए गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनके परिजनों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। यहीं से जसवंत सिंह खालड़ा के मत में एक सवाल पैदा हुआ। अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड्स कहाँ होता है? अगर किसी की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार किस नाम से दर्ज होता है?
इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए उन्होंने अलग अलग शमशान घाटों और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स का अध्ययन शुरू किया। बताया जाता है कि उन्होंने नगर निगम और शमशान घाटों में उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान किया। उनका दावा था कि उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनमें शवों का अंतिम संस्कार अज्ञात नाम से दर्ज था। खालडा का कहना था कि इन लोगों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कौन थे और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। धीरे धीरे उनके दावों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगे। मानव अधिकार संगठनों ने भी इस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि उस समय कई अधिकारियों और अन्य लोगों का कहना था कि पंजाब की स्थिति बेहद कठिन थी और आतंकवाद से लड़ाई असाधारण परिस्थितियों में लड़ी जा रही थी। इसलिए उस दौर को समझते समय सुरक्षा चुनौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी एक तरफ मानव अधिकार के सवाल थे तो दूसरी तरफ आतंकवाद से निपटने की चुनौती। यही कारण है कि आज भी उस समय की घटनाओं पर अलग अलग राय मौजूद है। लेकिन एक बात तय थी, जसवंत सिंह खालडा अब सिर्फ एक बैंक कर्मचारी नहीं रह गए थे। वे एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जो लगातार संवेदनशील दस्तावेज जुटा रहे थे और सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे थे। कहा जाता है कि जैसे जैसे उनकी जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे उन पर दबाव भी बढ़ने लगा। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती थी, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि जिस सच की तलाश में वे निकले हैं वही उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर आया साल 1995। एक दिन वे अपने घर के बाहर थे, तभी कुछ लोग आए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था? 6 सितंबर 1995 पंजाब के अमृतसर की एक सामान्य सुबह। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन भारत के सबसे चर्चित मानव अधिकार मामलों में दर्ज होने वाला है। वो सुबह जसवंत सिंह खालडा अपने घर पर थे। परिवार के अनुसार कुछ देर बाद पुलिस से जुड़े लोग वहां पर पहुंचे। आरोप है कि उन्हें जबरन अपने साथ ले जाया गया। परिवार ने इसका विरोध किया, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। जब वे घर से गए तब किसी ने नहीं सोचा था कि वे फिर कभी जीवित वापस नहीं लौटेंगे। शुरुआत में परिवार ने अलग अलग थानों में पूछताछ की, लेकिन परिवार का आरोप था कि उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कई कहा गया कि हमारे पास नहीं है, कई कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। दिन बीतते गए, परिवार की चिंता बढ़ती गई। जसवंत सिंह खालडा के समर्थकों और मानव अधिकार संगठनों ने इस मामले को उठाना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक अवैध हिरासत का मामला हो सकता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस समय पंजाब पहले से ही संवेदनशील से दौर से जूझ रहा था, इसलिए ये मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। मामला अदालत तक कैसे पहुंचा? परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर की गई। लगातार ये मांग की गई कि जसवंत सिंह खालडा को अदालत के सामने पेश किया जाए या ये बताया जाए कि वे कहाँ हैं। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई। बाद में इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई। अब ये केवल एक लापता व्यक्ति का मामला नहीं था, ये पूरे देश में कानून, मानव अधिकार और पुलिस जवाबदेही पर बड़ी बहस बन चुका था। सीबीआई की जांच के दौरान कई लोगों ने बयान दर्ज किए। जांच में ये आरोप सामने आया कि जसवंत सिंह खालडा को पुलिस हिरासत में रखा गया था। बाद में अदालत में कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाही पेश की गई। महत्वपूर्ण बात यह कि जसवंत सिंह खालडा का शव कभी बरामद नहीं किया गया। यानी अदालत को हत्या का फैसला केवल शव मिलने के आधार पर नहीं, बल्कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों, गवाहों और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर करना पड़ा। भारतीय कानून में यदि पर्याप्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य हो तो शव न मिलने पर भी हत्या का अपराध सिद्ध हो सकता है। मुकदमे के दौरान कई गवाहों के बयान हुए। अभियोजन पक्ष का कहना था कि जसवंत सिंह खालडा को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। बचाव पक्ष ने इन आरोपों का विरोध किया और अपनी दलीलें पेश की। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया कि ये उन दुर्लभ मामलों में था जहां एक मानव अधिकार कार्यकर्ता के लापता होने और हत्या के मामले में पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जसवंत सिंह खालडा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके उठाए गए सवाल खत्म नहीं हुए थे। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने वर्षों तक न्याय की लड़ाई जारी रखी। उदय उनके जीवन और संघर्ष की कहानी धीरे धीरे दुनिया भर में जानी जाने लगी। इस संघर्ष ने वर्षों बाद फिर पंजाब 95, जिससे बाद में सतलुज नाम दिया गया, की नींव रखी। दोस्तों, अभी सवाल ये है कि ये एक फिल्म थी तो फिर इसे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? क्या वजह थी कि फिल्म वर्षों तक रिलीज नहीं हो सकी?
उसका नाम बदलना पड़ा और आखिरकार भारत में उसे हटाने की नौबत आ गई। फिल्म का निर्माण पूरा होने के बाद उसे भारत में प्रमाण के लिए भेजा गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्य संवाद इतने संवेदनशील माने जाते हैं कि प्रमाण प्रक्रिया के दौरान कई बदलाव सुझाए गए। मीडिया रिपोर्टों ने लगभग 127 कट की मांग सामने लाई। निर्माताओं का कहना था कि इतने बड़े स्तर पर बदलाव किए जाए तो फिल्म की मूल कहानी और उसका उद्देश्य भी बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने सुझाव पर आपत्ति जताई। शुरुआत में फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया। ये नाम सीधे उस समय की ओर संकेत करता था जब जसवंत सिंह खालड़ा के लापता होने और बाद में हत्या का मामला सामने आया। बाद में फिल्म का नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। माना गया कि नया नाम विवादों को कम कर सकता है, लेकिन नाम बदलने के बाद भी फिल्म से जुड़े विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुए। विवाद के पीछे अलग अलग पक्ष शामिल है। इस पूरे मामले में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। फिल्म समर्थकों का कहना था कि इतिहास के कठिन अध्यायों पर फिल्में बननी चाहिए। दर्शकों को ये तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे फिल्म को कैसे देखते हैं। वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानियां समाज में चर्चा और आत्ममंथन का अवसर देती हैं। दूसरी ओर आलोचकों का और सरकारी पक्षों की चिंता थी कि पंजाब का वो दौर आज भी संवेदनशील है। फिल्म की प्रस्तुति का सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे विषयों को सावधानी से प्रस्तुत करना चाहिए। यही कारण है कि वो विवाद केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और सार्वजनिक हित जैसे बड़े सवालों तक पहुंच गया। बाद में एक OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद भारत से हटा दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेटफॉर्म ने कहा कि फिल्म फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। मीडिया में ये भी सामने आया कि मामले की आगे समीक्षा चल रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ ने कहा कि संवेदनशील ऐतिहासिक विषयों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। इस पूरे विवाद से सबसे बड़ा सवाल क्या निकलता है? क्या इतिहास के कठिन विवादों पर फिल्में बननी चाहिए? अगर बननी चाहिए तो उनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं? और जब किसी फिल्म का विषय वास्तविक घटनाओं से जुड़ा हो तो इतिहास, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? यही सवाल सतलुज को लेकर सामान्य फिल्म से कई अधिक महत्वपूर्ण बना लेता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायिक रिकॉर्ड्स और विश्वसनीय रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरे विवाद को समझाना है। अब फैसला आप पर है कि आप इस विषय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं।